नमस्कार दोस्तों। इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज हम उत्तर प्रदेश के भौतिक भूगोल को एकदम गहराई से डिकोड करने वाले हैं। प्राचीन महाद्वीपों के बनने से लेकर आज की मिट्टी तक का ये सफर सच मानिए बेहद दिलचस्प है। तो चलिए भूगोल के इन जटिल पहलुओं को आज बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे। पहला, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इतिहास। दूसरा, भाबर और तराई क्षेत्र। तीसरा, गंगा यमुना का मैदान। चौथा, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इतिहास यानी द डीप टाइम ओरिजिन्स। 2,40,928। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि वर्ग किलोमीटर में ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। एक तरह से देखा जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम जैसे पूरे देश के आकार के लगभग बराबर है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि एक क्षेत्र असल में कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। ये भूवैज्ञानिक सफर ना सच में हैरान कर देने वाला है। सोचिए जरा, आज हम जिस उत्तर प्रदेश की जमीन को देखते हैं वो असल में प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक टुकड़ा है। करीब 25 करोड़ साल पहले जब सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं, उसी के टूटने से गोंडवाना लैंड बना था। और फिर प्लीस्टोसीन युग से लेकर आज तक नदियों ने जो मिट्टी और तलछट यहां लाकर जमा की, उसी से उत्तर प्रदेश के इन शानदार मैदानों का निर्माण हुआ। है ना कमाल की बात। अगर आज के उत्तर प्रदेश की सीमाओं को देखें तो ये एक सैंडविच की तरह लगता है। इसके ठीक उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में विंध्य श्रेणियां मौजूद हैं। और इन दोनों के बीच में बसा है गंगा यमुना का विशाल मैदान। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन हुआ था, तब जो उत्तरी पहाड़ी हिस्सा था वो अलग होकर उत्तराखंड बन गया और उत्तर प्रदेश के पास मुख्य रूप से ये विशाल मैदानी इलाका रह गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, भाबर और तराई क्षेत्र यानी द नॉर्दर्न फुटहिल्स। ये भाबर और तराई कुछ छोटे मोटे इलाके नहीं हैं। इसे आप पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक एक लगातार चलने वाली पतली सी भौगोलिक पट्टी के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। ये एक लंबे रिबन की तरह पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, जो राज्य के उत्तरी सिरे को एक बिल्कुल अलग पहचान देता है। अब इस भाबर क्षेत्र को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, जब नदियां ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो उनका बहाव बहुत तेज होता है ना, तो वो अपने साथ भारी कंकड़ और पत्थर बहाकर लाती हैं और उन्हें तलहटी में डंप कर देती हैं। बस इन्हीं भारी कंकड़ पत्थरों के जमाव से बनता है भाबर क्षेत्र। इसी वजह से यहाँ की जमीन पूरी तरह से पथरीली होती है। और इसी पथरीले भाबर के बिल्कुल उलट है हमारा तराई क्षेत्र। ये इलाका एकदम समतल और दलदली होता है, क्योंकि यहाँ नदियों का पानी पूरी सतह पर फैल जाता है। अब जाहिर सी बात है, जहां इतना पानी और दलदल होगा वहां वन्यजीव भी वैसे ही होंगे। इसीलिए यहां अजगर, मगरमच्छ और कई तरह के जहरीले सांप बहुत आयात में पाए जाते हैं। और इसी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पानी के कारण यहां की मुख्य फसल गन्ना है। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे भूगोल वहां की खेती और जीवों को सीधे तौर पर कंट्रोल करता है। चलिए अब आते हैं राज्य के कृषि के केंद्र पर। तीसरा हिस्सा, गंगा यमुना का मैदान। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे सिर्फ बाढ़ का पानी एक ही मैदानी इलाके को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट देता है, खादर और बांगर। एक तरफ है खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये नदियों के पास का निचला इलाका है जहां अक्सर बाढ़ आती है, लेकिन यही बाढ़ हर साल नई और उपजाऊ मिट्टी लाकर इसे रिन्यू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ से बना है। ये नदियों से दूर ऊंचाई वाला इलाका है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहां की मिट्टी का नवीनीकरण भी नहीं होता। सोचिए, बाढ़ का पानी मिट्टी की पूरी फितरत ही बदल देता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जो मैदानों के ठीक दक्षिण में है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस हिस्से को हम मुख्य रूप से बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसका ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक भी फैला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हम गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की बात कर रहे थे ना, लेकिन यहां की कहानी बिल्कुल अलग है। इस पठारी क्षेत्र की मिट्टी ककरीली और पथरीली होती है। ये इलाका उन बीच वाले मैदानी इलाकों से एकदम विपरीत और काफी ऊबड़ खाबड़ है। और अब वक्त है हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से का। महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य, एक क्विक रैपिड फायर रिविजन हो जाए। तो चलिए एग्जाम के नजरिए से इन जरूरी फैक्ट्स को दिमाग में एकदम फिक्स कर लेते हैं। पहला सवाल, दक्षिणी यूपी के पठार को किस नाम से जाना जाता है?
बुंदेलखंड का पठार। दूसरा, तराई भूमि की स्थलाकृति कैसी होती है? ये बिल्कुल समतल होती है। तीसरा, वो कौन सी फसल है जिसे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और तराई में उगाई जाती है? सही जवाब है गन्ना। और आखिर में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये ऊंचे बांगर क्षेत्र में पाई जाती है। बस ये वो मुख्य तथ्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है। गोंडवाना लैंड की वो 25 करोड़ साल पुरानी यात्रा आज भी उत्तर प्रदेश की कृषि और अर्थव्यवस्था को कैसे आकार दे रही है? ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्राचीन भूविज्ञान सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये आज की मिट्टी, हमारी फसल और रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू को तय कर रहा है। इस दिलचस्प भौगोलिक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।